नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून और मैं अनिल दत्त शर्मा। 1950 में एक महिला रईस परिवार की सुख सुविधाओं को छोड़ जमीनी स्तर पर पहाड़ की पीड़ा को समझने, पहाड़ की महिलाओं को सशक्त करने, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करने, भूदान आंदोलन और चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए निकलती हैं और महिला सशक्तिकरण के परिदृश्य पर एक सशक्त हस्ताक्षर बनकर उभरती हैं। मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय विमला बहुगुणा जी की। स्वर्गीय विमला बहुगुणा जी का एक परिचय ये भी है कि वह विख्यात पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की अर्धांगिनी थी। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी से विवाह के पश्चात वे गृहस्थ के रूप में गांव में ही रहती और जंगलों से लकड़ियां एकत्रित करती रहीं, घर के कामकाज निपटाती रहीं, साथ ही बच्चों को शिक्षित करने तथा महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने वाली कार्यकर्ता भी रहीं। शराबबंदी के लिए अभियान चलाया और वह इस अभियान में जेल भी गईं। आम ग्रामीण महिलाओं को चिपको आंदोलन तथा शराबबंदी अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। टिहरी गढ़वाल जैसे गरीब तथा दुर्गम क्षेत्र की हजारों महिलाओं को जन आंदोलन से जोड़ने के उनके सफल प्रयास की कोई तुलना नहीं की जा सकती। 1992 के भूकंप में वह पुनर्वास प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाती रहीं। आज स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री राजीव नयन बहुगुणा। आप स्वर्गीय विमला बहुगुणा जी के सुपुत्र भी हैं। बहुगुणा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि स्वर्गीय विमला बहुगुणा एक ऐसी शख्सियत थी जिनको उत्तराखंड जिन पर गर्व करता है। आप हमारे श्रोताओं को उनका संक्षिप्त जीवन परिचय साझा करें। उनके व्यक्तित्व का सारांश आपकी इस भेंटवार्ता के शीर्षक में आ गया और जो कर्मयोगी शब्द आपने उच्चारित किया, इसी में उनका सारा व्यक्तित्व सन्निहित हो जाता है। जी। मेरे पिता सुंदरलाल बहुगुणा को पूरे विश्व में लोग जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक ऐसे कल्टीवेटेड वृक्ष थे कि जिन पर मेरी माँ की कलम लगी। जैसे हमारे यहाँ एक पद्धति है कि मोलू के पेड़ पे आप नाशपाती की कलम लगा दीजिए तो उसका पूरा चरित्र, उसका स्वभाव, उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, बदल जाती है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जी। तो इसी तरह से मेरे पिता का पूरा व्यक्तित्व उन्हीं के कारण, उनके संसर्ग से, उनके सानिध्य से बना, बदला और संस्कारित हुआ। जी। अन्यथा मेरे पिता एक पारंपरिक पॉलिटिशियन थे, वो राजनेता थे, धुरंधर राजनेता। लेकिन चूंकि मेरी माँ संयोगवश पहले से ही विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के सानिध्य में रहकर बिहार के भूदान आंदोलन में लंबे समय तक हिस्सा ले चुकी थी, इसलिए जब दोनों की शादी तय हुई तो फिर उन्होंने ये शर्त रखी कि सुंदरलाल जी ये राजनीति छोड़ के और टिहरी शहर छोड़ के किसी एक छोटे से गांव में आश्रम बनाएंगे। उन्होंने ये स्वीकार किया। और उन्होंने स्वीकार किया। आपने जिक्र किया अभी भूदान आंदोलन का, जो विनोबा भावे का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। जी। कैसे विमला जी उस आंदोलन का भाग बनी, ये हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि एक गांव से निकली हुई महिला, टिहरी जैसे दुर्गम क्षेत्र से निकली हुई महिला, उस समय 1950 में हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस समय क्या स्थितियां रही होंगी। तब एक महिला इतने बड़े आंदोलन से जुड़ी और अपना उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से नाम भी कमाया। मैं थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूँगा उनके परिवार की, कि मेरे नाना जी प्रिंसली स्टेट में अर्थात राजशाही के दौर में एक फॉरेस्ट अफसर थे। जी। लेकिन सरकारी उच्चाधिकारी होने के बावजूद उनमें स्वतंत्रता की, अंतःचेतना की ये भावनाएं रही होंगी, तभी उन्होंने अपनी लड़कियों को पढ़ाने का निश्चय किया। उस समय तो लड़कियों को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होता था, लेकिन उन्होंने 7वीं तक अपने पास ही रहकर मेरी माँ को पढ़ाया अपने अन्य संतानों के साथ। और 7वीं के बाद जब ये प्रश्न आया कि आगे इनकी पढ़ाई कहाँ हो,
क्योंकि उस समय टिहरी पूरी रियासत में तो लड़कियों की शिक्षा का मतलब ही नहीं था, पढ़ती नहीं थी। तो फिर ये तय हुआ कि इनको कहीं भेजा जाए। तो वनस्थली विद्यापीठ एक संस्था थी गांधी विचारों की, राजस्थान में। तो वनस्थली में शायद उस समय खर्चा ज़्यादा लगता होगा, और मेरे मामा दोनों भी पढ़ने वाले थे, और मेरे नाना जी को राजा ने नाराज होकर डीएफओ से रिवर्ट करके रेंजर बना दिया, तो आर्थिक समस्याएं रही होंगी। तो मेरे बड़े मामा जो फ्रीडम फाइटर थे, खुद भी बुद्धिसागर नौटियाल, उन्होंने ये जानकारी दी कि कौसानी में जो गांधी जी की एक अंग्रेज शिष्या हैं, मिस हाइलामैन, ब्रिटेन की, वो सरला बहन के नाम से पूरी भारतीय होके उसने कौसानी में लड़कियों की शिक्षा के लिए गांधीवादी पद्धति से एक केंद्र खोला है, लक्ष्मी आश्रम कौसानी। तो मेरी माँ वहाँ चली गई, और साल भर के भीतर भीतर वो सरला बहन की पट्ट शिष्या हो गई, और पढ़ने के साथ साथ वहाँ पढ़ाने भी लगी। अर्थात खुद भी पढ़ रही हैं और दूसरी जो छात्राएं उनको भी पढ़ा रही हैं। तो उसी दौरान विनोबा भावे का आंदोलन चला, भूदान आंदोलन, जो अपने समय का एक समझे कि बहुत क्रांतिकारी विचार था। क्योंकि आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन देश के असंख्य लोग भूमिहीन थे, तो उनमें जो असंतोष था वो फैल रहा था, और आज़ादी के, डेमोक्रेसी के फेल होने का खतरा था। तो विनोबा भावे ने आंदोलन चलाया, तो खबरें उन तक आती होंगी, कौसानी तक, जाहिर है। तो मेरी माँ ने अपनी गुरु सरला बहन से कहा कि बहन जी, इसमें हमें किसी को जाना चाहिए आंदोलन में। तो सरला बहन को मैं उद्धृत करता हूँ, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा कि जहाँ कोई घूमने फिरने का या आराम का काम होता था, तो वहाँ बिमला कहती थी कि बहन जी किसी को भेज दीजिए, लेकिन जहाँ कठिन काम होता था तो वहाँ वो कहती थी कि मैं चली जाती हूँ। तो सरला बहन ने उनको वहाँ भेजा, बिहार में, और वो विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण की भूदान की टीम में शामिल हो गई। और फिर से मैं दोबारा सरला बहन की आत्मकथा को ही उद्धृत करना चाहूँगा। सरला बहन ने लिखा कि विनोबा जी के निजी सचिव, उन्होंने लिखा कि विमला तो किसी बंदेवी की तरह एक निडर लड़की है, और ऐसी अद्भुत लड़की कहीं देखी ही नहीं। एक गांव में जब वो गए अपनी टोली के साथ भूदान मांगने बिहार के, तो उस गांव में उस रात को भयंकर बाढ़ आने की आशंका थी। मौसम विभाग ने ये चेतावनी दे दी कि इस गांव में आज भयंकर बाढ़ आ सकती है। आज भी आती है बिहार में बाढ़ें, उस समय भी आती रही होंगी। तो सारे लोग कहने लगे कि यहाँ तो डर है, यहाँ से कहीं और चलते हैं इस गांव में। तो मेरी माँ ने कहा कि हम इनसे भूदान तो मांग रहे हैं, और जब इनके साथ जीवन दान प्राण दान देने की नौबत आई तो हम भाग रहे हैं, तो तुम लोग चले जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। तो सारे लोग वहीं रुक गए उस गांव में। तो ये उनका साहस था। तो इस तरह से वो भूदान आंदोलन में लगभग 1 साल से अधिक समय तक रही, और वहाँ उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण वगैरह जो सर्वोदय के बड़े नेता थे, टॉप लीडर्स थे, गांधी परंपरा के थे, उनके संपर्क में आई, और वहाँ से वो एक नई दीप्ति, एक नया आत्मविश्वास और नया प्रिस्क्रिप्शन लेके लौटी। फिर सरला बहन ने उनको वापस बुलवाया कि अब हम ये काम भूदान का उत्तराखंड में भी करेंगे, तो तुम यहाँ आ जाओ। तो फिर वो वापस आके उन्होंने यहाँ भी भूदान का आपने काम भी शुरू। गांधीवादी सोच का जिक्र करा कि वो गांधी के आश्रम में थी। कितना प्रभाव था उनके जीवन में गांधीवादी विचारधारा का? पूरी तरह से गांधीवादी विचारधारा का था। और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो मैंने कहा कि मेरे पिता तो कांग्रेसी थे, यद्यपि उस समय कांग्रेस भी गांधीवादी थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस सत्ता की राजनीति करती थी। और जो दूसरा पक्ष था गांधीवाद का, वो विनोबा भावे का था। गांधी जी के दो शिष्य थे ना, पहले तो विनोबा भावे थे जिनको कम लोग जानते हैं आज भी, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। तो एक धारा राजनीति की थी, पावर की, और एक धारा सेवा की थी, जिसके परंपरावाहक खुद गांधी थे और विनोबा थे। तो वो पूरी तरह से उसमें रची बसी पगी थी। और जो आपने अपने परिचय में कहा कि उनका लालन पोषण बड़े राजसी पद्धति से हुआ, उस समय वो डंडियों पे या घोड़ों पे चलती थी, लेकिन जब उन्होंने सिलारा में आश्रम खोला तो ये तय किया कि हम किसी सेठ से, किसी साहूकार से या सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे, तभी स्वतंत्र रह पाएंगे। तो खुद वहाँ खेतों में काम करके, जंगलों से लकड़ियाँ बीन के, या लोगों के साथ घुल मिल के उनके साथ सही जीवन में रहते हुए,
और हर फसल पे लोगों से अनाज लेते थे। ये गांधीवादी विचारधारा जी का हाँ। जो है उदाहरण था। अच्छा, उसके बाद चिपको आंदोलन जब चला, जो उत्तराखंड की एक पहचान भी है कि हिमालय को बचाना है, जंगलों को बचाना है, और उस आंदोलन की देखा देखी साउथ में भी और कई अन्य जगह भी इस तरह के आंदोलन बहुत सारे चलाए गए। चिपको आंदोलन में स्वर्गीय विमला बहुगुणा जी का क्या योगदान रहा और किस तरह से वो इससे जुड़ी, क्योंकि उसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी काफ़ी योगदान था। चिपको आंदोलन से पहले वो दलितों के, अस्पृश्यों के मंदिर प्रवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी थी। और उसके बाद शराबबंदी आंदोलन, फिर चिपको आंदोलन का स्टेज आता है 68-70 के बाद का। और मैं उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि दलितों को उस समय मंदिरों में प्रवेश उनका वर्जित था। आज़ादी मिली ही मिली थी, और जो सामाजिक रूढ़ियाँ थी वो उस समय व्याप्त थी, कायम थी। तो शादी के तुरंत बाद वो दोनों, मेरी माँ के प्रेरणा से मेरे पिता भी और मेरी माँ भी कुछ अन्य सहयोगियों के साथ बूढ़ा केदार, जो उनके आश्रम के पास ही एक गांव है, वहाँ बूढ़ा केदार के मंदिर में दलितों को लेकर प्रवेश करवाने गए। तो प्रसाद के रूप में जूते मिले, लेकिन उन्होंने प्रतिहिंसा नहीं की। उनका स्वयं हृदय परिवर्तन कुछ समय बाद हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में कहीं भी अस्पृश्यता नहीं है। किसी भी मंदिर में, छोटे बड़े मंदिर में कोई भी कहीं भी जा सकता है। इसके बाद वो शराबबंदी आंदोलन उन्होंने हाथ में लिया, क्योंकि जो रियासत थी हमारी टिहरी की, उसमें पूरे रियासत में, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग मिला के पूरी रियासत में बेसिक स्कूल तो 32 थे, और शराब की भट्टियाँ 164 थी जगह जगह। तो शराब की इस तरह से एक कहना चाहिए कि बुराई व्याप्त थी। तो उसके लिए उन्होंने काम किया। फिर चिपको आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस तरह रही कि उन्होंने मेरे पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के बडियारगढ़ में, टिहरी गढ़वाल का जो बडियारगढ़ है, जहाँ से असल में वन नीति में परिवर्तन की बुनियाद पड़ी। तो मेरे पिता तो अनशन करते हुए, उपवास करते हुए वहाँ से जेल चले गए। ये 79 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मेरी माँ ने स्वयं महिलाओं के साथ वहाँ आके मोर्चा संभाला, और चिपको आंदोलन जो फलीभूत हुआ वो उसी बडियारगढ़ से हुआ। और उसके बाद भी वो टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में सक्रिय रही, और अपना पूरा आश्रम छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, चूँकि तब तक हम लोग भी बड़े हो चुके थे, सब अपने अपने काम धंधों पे लग गए थे, भाई बहन। तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़ के पूरे 12 साल तक एक टिन शेड में, एक झोपड़ी में मेरे पिता के साथ टिहरी बांध के किनारे सत्याग्रह में अपना जीवन गुजारा। आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन जीवन कितना रहा कठिन जीवन होगा, क्योंकि आप उनके सुपुत्र हैं, आपने उनकी जीवन शैली को बहुत करीब से देखा है। बतौर पुत्र, क्योंकि वो बहुत सारे आंदोलनों से जुड़ी रही, शराबबंदी के आंदोलन है, टिहरी आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, भूदान आंदोलन है, सर्वोदय आंदोलन है। बतौर पुत्र आप उनकी इन उपलब्धियों को कैसे देखते हैं? ये मेरा आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा। ये उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा चमत्कार था कि जो इस तरह से सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह समर्पित लोग हैं, उनका परिवार उपेक्षित हो जाता है। वो अपने आप जोग रमा लेते हैं, बच्चे आवारा हो जाते हैं, गुंडे बदमाश बन जाते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ध्यान रखा कि बच्चे पूरे उच्च शिक्षित हों, और हमें जहाँ जहाँ हो सकता था भेज के पूरी सभी भाई बहनों को हायर एजुकेशन दिलवाई। और इसी तरह पालन पोषण में भी हमारी डाइट का, हमारे खान पान का, हमें सादा भोजन मिले लेकिन पौष्टिक भोजन मिले, हमें दूध मिलता रहे, हमारे पास फटे कपड़े ना हो, गंदे कपड़े ना हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा। और उनके सार्वजनिक जीवन में लीन रहते हुए, वहाँ तो आश्रम में कई बच्चे रहते थे हमारे आश्रम में, वो भी सब परिवार की तरह थे, सब एक ही चूल्हे चौके में खाना खाते थे। लेकिन उन्होंने हमें कभी माँ की ममता का अभाव महसूस नहीं होने दिया। यानी कि एक महिला होने के बाद वो सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाती रहीं, और समाज में भी उनका एक उत्कृष्ट योगदान रहा, और परिवार को भी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया, और इसीलिए उनको जो है हम कर्मयोगी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव नयन बहुगुणा जी कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कर्मयोगी स्वर्गीय विमला बहुगुणा जी के बारे में हमारे श्रोताओं संग साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका।